नमस्कार साथियों, स्वागत है आज आपका अपने YouTube चैनल द एडुकेटर्स क्लब में। साथियों, आज हम लोग नवीन शैक्षणिक सत्र की अकादमिक कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं कक्षा 1 में चलने वाले स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम की, कक्षा 2 एवं 3 में की शिक्षण रणनीतियों पर, कक्षा 4 एवं 5 में FLN कार्यक्रम के तहत उपचारात्मक शिक्षण के बारे में और कक्षा 6, 7 और 8 के शिक्षण रणनीतियों के बारे में। यहाँ हम उन प्रश्नों पर भी विचार करेंगे जो कक्षावार काम करने के दौरान आपके मन में आते हैं। आइए हम उसी पर चर्चा करते हैं। सर, ये बताइए कि अभी तक इस नवीन शैक्षणिक सत्र में विद्यालयों में संदर्शिका कार्य पुस्तिकाएं तो पहुंची नहीं हैं। ऐसे में कक्षावार हमारी शिक्षण रणनीतियां क्या हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। निश्चित तौर पे नया सत्र प्रारंभ हो चुका है और हमारे शिक्षक साथी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हमको कोई नई संदर्शिका या नई कार्यपुस्तिका मिलेगी, तब हम काम करना प्रारंभ करेंगे। जैसा कि मुझे ज्ञात है, आप भी समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि अभी तक हमको कक्षा 1, 2 और 3 के लिए कोई नई संदर्शिका और कार्यपुस्तिका नहीं दी गई है, नहीं मिली है। आने वाले समय में जहाँ तक मेरे जानकारी में है कि हमें ये संदर्शिकाएं मिलेंगी, लेकिन तब तक काम करने के लिए कक्षावार कक्षा 1, 2 और 3 पर हम लोग बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम बातचीत करते हैं कक्षा 1 की। अगर हम कक्षा 1 की बात करें तो कक्षा 1 में इस समय आने वाले 12 सप्ताह तक स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम का संचालन किया जाना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नई शिक्षा नीति में बाल वाटिका को जोड़ा गया है कक्षा 1 से पहले, और बाल वाटिका के लक्ष्यों को बिना प्राप्त किए ढेर सारे बच्चे हमारे कक्षा 1 में आ जाते हैं। इन बच्चों को बाल वाटिका के लक्ष्यों को प्राप्त कराने के लिए स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम का संचालन किया जाना है और यह स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम 12 सप्ताह का है। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम को अगर हम मोटे तौर पर देखें तो 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। जो 12 सप्ताह की योजना है उससे पहले का हिस्सा और 12 सप्ताह की योजना के बाद का हिस्सा। तो जैसा कि समय सारिणी दी गई थी उसके हिसाब से 1 अप्रैल से 9 अप्रैल तक बच्चों के नामांकन और अभिभावकों के उन्मुखीकरण के लिए रखा गया था, जिसको हम चहक कार्यक्रम कहते हैं, जो कि 12 सप्ताह की गतिविधि प्रारंभ होने से पहले का था। इसके बाद 12 सप्ताह की गतिविधियां होनी थी। 12 सप्ताह की गतिविधियों के बाद फिर चहक कार्यक्रम का आयोजन होना है, जिसमें बच्चों की प्रगति का आकलन किया जाना, उनके अभिभावकों को समारोह पूर्वक बुला करके उनकी प्रगति के बारे में बताना शामिल है। यहाँ एक थोड़ा सा बदलाव किया गया है। परियोजना स्तर से हमें जो 10 अप्रैल से प्रथम सप्ताह का कार्यान्वयन शुरू करना था उसे थोड़ा आगे खिसकाया गया और 10 अप्रैल से 15 अप्रैल के लिए विशेष साप्ताहिक योजना दी गई। तो अब स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम का प्रथम सप्ताह 17 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है। इस बारे में विस्तृत जानकारी के लिए हम लोगों ने अपने इसी चैनल पे स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम का एक वीडियो बनाया हुआ है। आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जाकर भी उसे देख सकते हैं। अब बात आती है कक्षा 2 और 3 की। तो कक्षा 2 और 3 में जहां तक मुझे लगता है कि जब तक हमको नवीन शिक्षक संदर्शिकाएं या कार्यपुस्तिकाएं नहीं मिलती हैं तो आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका 2022-23 का उपयोग हम लोग करना शुरू करें। कक्षा 2 में कक्षा 2 की आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के प्रथम सप्ताह से तथा कक्षा 3 में कक्षा 3 की आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के प्रथम सप्ताह से कार्य शुरू किया जाना उचित होगा। सर, एक प्रश्न मेरे मन में आया है कि पिछले शैक्षणिक सत्र में बहुत से हमारे साथी अध्यापकों ने जो 22 सप्ताह की कार्य योजना थी उसको पूरा नहीं किया था। कोई 15, 16, 17 सप्ताह में ही वो खत्म हो गई थी। तो सर, ये जरा बताएं, ये स्पष्ट करें कि अब इस नवीन शैक्षणिक सत्र में हमको हमारे साथी अध्यापकों को जहाँ पर छूट गई थी वो साप्ताहिक योजना वहाँ से शुरू करना है कि या फिर से हमको इसको शुरू करना है? सर, इसमें जरा स्पष्ट करें इसको। जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है। जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही कहा
कि हमको कक्षा 2 में कक्षा 2 के प्रथम सप्ताह से और कक्षा 3 में कक्षा 3 के प्रथम सप्ताह से ही शुरू करना उचित होगा, क्योंकि ये पिछले सत्र की जो आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिकाएं हैं वो कक्षा 1, 2 और 3 की विभिन्न दक्षताओं को मिला करके एक तरह से उपचारात्मक शिक्षण की युक्तियां थीं। तो जितना हम पिछले सेशन में कर पाए, बच्चा पास आउट होके अगली क्लास में आ गया है, तो अगली क्लास में अगली क्लास की संदर्शिका के पहले सप्ताह से प्रारंभ किया जाना उचित होगा। ये बात कक्षा 1 से पास हुए कक्षा 2 के बच्चों के लिए भी लागू होगी और कक्षा 2 से पास हुए कक्षा 3 के बच्चों के लिए भी लागू किया जाना उचित होगा। सर, गर्मी की वजह से कई जनपदों में समय का परिवर्तन भी किया गया है और ऐसी स्थिति में बच्चे विद्यालयों तक कम पहुंच पा रहे हैं, तो कक्षा 2 और 3 के लिए क्या शैक्षिक रणनीति अपनाई जाए? जी, ऐसा देखने में आ रहा है कि नवीन शैक्षणिक सत्र में अप्रैल माह में बच्चों की उपस्थिति थोड़ी कम होती है। गर्मी का प्रकोप होने की वजह से विभिन्न जनपदों में समय संशोधित किया जा रहा है और समय कम हो रहा है। तो ऐसे में मेरा ये सुझाव है कि कम से कम भाषा और गणित, इन दोनों विषयों में आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिकाओं की सहायता से इन विषयों का जो उपचारात्मक शिक्षण है वो वैसे ही चलता रहे जैसा हम लोगों ने प्रारंभ में बातचीत की थी। इसके अलावा अन्य विषयों के लिए अगर समय बचता है तो कार्य करें उस पे, अन्यथा की स्थिति में ज्यादा जोर भाषा और गणित विषय पर अभी दिया जाना समीचीन होगा। सर, कक्षा 2 एवं 3 में आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका पर काम करने के लिए साप्ताहिक योजना, वार्षिक योजना एवं शिक्षण चक्र पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें। जी, बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने कहा कि कक्षा 2 और कक्षा 3 में भाषा और गणित के लिए आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिकाओं का उपयोग करना है और अभी उन्हीं संदर्शिकाओं का उपयोग करना है जो सत्र 2022 और 23 के लिए हमको दी गई थी। तो जैसा कि हमारे साथी जिन्होंने उपयोग किया है वो जानते हैं कि हमारी जो ये योजना थी आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में भाषा और गणित पर काम करने के लिए, वो 22 सप्ताह के लिए बनाई गई थी। और ये जो 22 सप्ताह की योजना थी वो भाषा के लिए भी थी और गणित के लिए भी थी। अगर हम बात भाषा की करें तो भाषा में जो 22 सप्ताह की योजना थी उसमें 8 सप्ताह तक हम लोग सामान्य शिक्षण करते हैं और 9वां सप्ताह सावधिक आकलन का होता है। इसी प्रकार आगे के 17 सप्ताह तक हम लोग सामान्य शिक्षण करते हैं और 18वां सप्ताह सावधिक आकलन का होता है। इसी प्रकार से गणित विषय की अगर बात करें तो वहां भी योजना वर्ष भर में 22 सप्ताह की है, लेकिन 10 सप्ताह तक सामान्य तौर पर शिक्षण कार्य करने के बाद 11वां सप्ताह सावधिक आकलन का होगा और इसी प्रकार से 21 सप्ताह तक आगे काम करने के बाद 22वां सप्ताह सावधिक आकलन का होगा। तो ये तो वर्ष भर की योजना है। इन वर्ष भर की योजना को साप्ताहिक शिक्षण चक्रों में बांटा गया है। आइए एक एक करके साप्ताहिक शिक्षण चक्रों की बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बातचीत करते हैं भाषा के साप्ताहिक शिक्षण चक्र की। तो जैसा कि आप सभी जानते भी हैं कि भाषा का जो साप्ताहिक शिक्षण चक्र है उसमें अगर दिवसवार हम रणनीतियों की बात करें तो प्रतिदिन 3 कालांशों में भाषा को रखा गया है और प्रत्येक तीनों कालांशों की रणनीतियां अलग अलग हैं। प्रथम कालांश मौखिक भाषा विकास और संबंधित लेखन के लिए है, द्वितीय कालांश डिकोडिंग और संबंधित लेखन के लिए है, तृतीय कालांश पठन के लिए निर्धारित है। और इन पर काम करने के लिए शिक्षक संदर्शिका, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका और कार्य पुस्तिका दोनों का उपयोग किया जाना है। यहाँ पर साप्ताहिक योजना की अगर हम बात करें तो मौखिक भाषा विकास का जो प्रथम कालांश है वो पूरे 6 दिन तक लगातार चलेगा। 40 मिनट का कालांश होगा और इस पर काम करने के लिए आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में क्रमशः एक एक करके पूरे 6 दिन की शिक्षण योजनाएं दी गई हैं। दूसरा कालांश डिकोडिंग का है और इसके लिए समय निर्धारित है 60 मिनट का और यहाँ पर पहले दिन से चौथे दिन तक विभिन्न शिक्षण उद्देश्यों पर काम करना है। डिकोडिंग के अंतर्गत यहाँ काम करने के लिए आपको 2 हिस्सों में बांटकर काम करना है। पहला हिस्सा आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में दी गई शिक्षण योजना जिसे 35 से 40 मिनट तक आपको क्रियान्वित करना है
और लेखन के लिए कार्य पुस्तिका में दिया गया अभ्यास पत्र या अभ्यास कार्य, जिसके लिए 20 से 25 मिनट का समय निर्धारित है। पहले 4 दिन तक विभिन्न शिक्षण उद्देश्यों पर काम होगा और 5वां दिन पुनरावृत्ति के लिए निर्धारित किया गया है। जिन शिक्षण दक्षताओं पर हमने 4 दिन काम किया था, 5वें दिन उन्हीं की पुनरावृत्ति की जानी है। पुनरावृत्ति के लिए आपको कार्य पुस्तिकाओं में हरे रंग के पेज मिलेंगे और उन हरे रंग के पेज में पुनरावृत्ति करने के लिए अभ्यास कार्य दिए हुए हैं। अब अगर हम बात करें छठे दिन की, तो डिकोडिंग के लिए जो छठा दिन होता है वो आकलन तथा रिमीडियल और अभ्यास कार्य के लिए निर्धारित है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि छठे दिन जो डिकोडिंग का कालांश होता है वो पूरा 80 मिनट का हो जाता है। यहाँ पे पठन का कालांश खत्म कर दिया जाता है। इस कालांश में हम कार्य पुस्तिका में दिए गए आकलन पत्र, जिसका नाम मैंने सीख लिया होता है, उससे बच्चों का आकलन करते हैं। आकलन करने के बाद प्राप्त अंकों को साप्ताहिक आकलन ट्रैकर में दर्ज करते हैं। जो बच्चे 50% से कम अंक प्राप्त करते हैं उनको समूह 1 में रखते हैं तथा जो बच्चे 50% से अधिक अंक प्राप्त करते हैं उनको समूह 2 में रखते हैं। समूह 1 के बच्चों के साथ उपचारात्मक शिक्षण किया जाना होता है। 4 दिन तक जिन दक्षताओं पे हमने काम किया था उन्हीं का दोहराव होता है और जो बच्चे समूह 2 में होते हैं उनके साथ अभ्यास कार्य करना होता है। अभ्यास कार्य के लिए मैंने सीख लिया वाले पृष्ठ पर नीचे कुछ जगह खाली होती है, वहां पर बच्चों से अभ्यास कराया जा सकता है। साथ ही साथ उनकी जो नोटबुक होती है, कॉपी होती है, उसका भी उपयोग अभ्यास के लिए किया जा सकता है। ये तो बात थी डिकोडिंग के कालांश की। तीसरा कालांश पठन से संदर्भित है और इसके लिए 20 मिनट का समय निर्धारित है। इस पर काम करने के लिए आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में शिक्षण योजनाएं दी हुई हैं। पहले दिन से लेकर 5वें दिन तक प्रतिदिन एक शिक्षण योजना पर जिस तरह से काम करने को कहा गया है, हमको उस पर काम करना है। तो ये तो बात हो गई भाषा में 2 और 3 की संदर्शिका पर काम करने के लिए शिक्षण चक्र की। इसी तरह अगर गणित की हम लोग बातचीत करें तो जो गणित का शिक्षण चक्र है 1 सप्ताह का, वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा जो होता है 4 दिन के लिए बटा हुआ है, जिसमें हम 3 नई शिक्षण दक्षताओं या उद्देश्यों पर काम करते हैं। 5वें दिन हम समेकन और आकलन करते हैं। छठे दिन हम उपचारात्मक शिक्षण या अभ्यास कार्य करते हैं। अगर आप आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका को देखें तो प्रति सप्ताह 3 शिक्षण योजनाएं बनाकर दी गई हैं। अगर हम प्रथम दिन की बात करें तो पहले कालांश में शिक्षण योजना 1 पर काम करेंगे हम। फिर दूसरे कालांश में कार्य पुस्तिका पर दिए गए अभ्यास पत्रक पर काम करेंगे और तीसरे कालांश में आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में दी गई अभ्यास गतिविधि 1 पर काम करेंगे। इस तरह से 40-40 मिनट के 3 कालांश प्रतिदिन चलेंगे और तीनों कालांश में जो लर्निंग आउटकम होगा वो वही होगा जो शिक्षण योजना में हमने निर्धारित किया हुआ था। इस तरह से 3 शिक्षण योजनाओं को, 3 अभ्यास कार्य को और 3 अभ्यास गतिविधि को हम 12 कालांश में पूरा कर सकते हैं। 4 दिन में 12 कालांश होते हैं। यहाँ पर चौथे दिन के 3 कालांश रिक्त रखे गए हैं और वो इसलिए रिक्त रखे गए हैं कि जो शिक्षण योजनाएं दी हैं हमको, शिक्षण योजना 1, 2 और 3, आवश्यकता पड़ने पर, आवश्यकता तब पड़ेगी जब 70% से अधिक बच्चे ऐसे हों जिन्होंने उन शिक्षण योजनाओं में दिए गए प्रश्नों का सही से उत्तर न दिया हो, तो हम उस शिक्षण योजना को अगले कालांश में पुनः दोहराएंगे और अगले कालांश की जो गतिविधि है वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगी। इस तरह से 3 शिक्षण योजनाओं को हम एक बार दोहरा भी सकते हैं। उसके लिए 3 अतिरिक्त कालांश हमको चौथे दिन दिए गए हैं। 5वें दिन उन्हीं तीनों दक्षताओं या उद्देश्यों का समेकन करना है और समेकन करने के बाद मैंने सीख लिया पृष्ठ से, जो कि कार्य पुस्तिका में है, बच्चों का आकलन करना है। और यहाँ पर आकलन करने के बाद ये ध्यान रखना है
कि जो 3 अलग अलग तरह की दक्षताएं हैं उनसे जुड़े हुए प्रश्न हैं वहां पर। यदि कोई बच्चा तीनों अलग अलग दक्षताओं में 50% से अधिक अंक प्राप्त करता है तो उसको समूह बी में रखते हैं, और कोई बच्चा ऐसा है जो इन तीनों दक्षताओं में से किसी भी एक दक्षता में 50% से कम अंक प्राप्त करता है तो उसको समूह ए में रखते हैं। आकलन करने के बाद छठे दिन उपचारात्मक शिक्षण और अभ्यास कार्य करना होता है, तो समूह ए के बच्चों के साथ उपचारात्मक शिक्षण और समूह बी के बच्चों के साथ अभ्यास कार्य किया जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण कैसे करना है इसकी रणनीतियां आपको आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में मिलेगी, और अभ्यास कार्य करने के लिए आपको अभ्यास पत्रक कार्य पुस्तिका में मिलेगा। पहले और दूसरे कालांश में मिला करके उपचारात्मक और अभ्यास कार्य करने के उपरांत तीसरे कालांश में सभी बच्चों को साप्ताहिक पुनरावृत्ति कराया जाना है, और इसके लिए साप्ताहिक पुनरावृत्ति का पृष्ठ आपको कार्य पुस्तिका पर मिल जाएगा। सर, मुझे लगता है कि जो आपने इतनी पूरी स्पष्टता के साथ कक्षा 2 एवं 3 की आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के बारे में आपने पूरा बताया, उससे हमारे शिक्षक साथियों को उसमें बहुत मदद मिलेगी। आप जब ये बातें बता रहे थे तो मेरे जहन में एक प्रश्न, जब आप साप्ताहिक आकलन और सावधिक आकलन की बात कर रहे थे तो मेरे जहन में एक प्रश्न आया कि साप्ताहिक आकलन के बारे में तो बहुत स्पष्टता है, लेकिन कई बार हम लोग देखते हैं कि सावधिक आकलन के लिए ये प्रश्न आते हैं कि सावधिक आकलन को सप्ताह में नहीं बांटा गया है या उसमें कार्य दिवस की संख्या ज़्यादा दिखती है। तो यहाँ पर कई बार हमारे शिक्षक साथियों को थोड़ा भ्रम की स्थिति रहती है, तो उसको स्पष्ट करें सर, कैसे ये सावधिक आकलन वाला कार्य किया जाए। जी, बहुत सही प्रश्न किया आपने। साप्ताहिक आकलन में तो स्पष्टता है ही, जैसा कि आपने देखा कि भाषा के कालांश में छठे दिन साप्ताहिक आकलन करते हैं हम, और गणित के कालांश में 5वें दिन साप्ताहिक आकलन करते हैं, और साप्ताहिक आकलन में प्राप्त अंकों को आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के पीछे की तरफ दिए गए पृष्ठों में साप्ताहिक आकलन ट्रैकर में दर्ज कर लिया जाता है। बात करते हैं सावधिक आकलन की, तो पहले ही हम लोग ये बातचीत कर चुके हैं कि भाषा में 9वें और 18वें सप्ताह में, और गणित में 11वें और 22वें सप्ताह में सावधिक आकलन होना है। सावधिक आकलन का जो सप्ताह है उसको आप 6 दिन की सीमा में मत बांधिए। सावधिक आकलन एक ऐसे समय पे करते हैं जब हमने भाषा में 8 सप्ताह शिक्षण कार्य कर लिया है, या गणित में हमने 10 सप्ताह तक शिक्षण कार्य कर लिया है। बात अगर हम भाषा की करें तो भाषा में पिछले 8 सप्ताह में हमने, अगर सिर्फ डिकोडिंग की बात करें तो लगभग 32 तरह के शिक्षण उद्देश्यों पे काम किया हुआ है, और इन उद्देश्यों पे काम करने के बाद अब हम सावधिक आकलन करने जा रहे हैं। तो सावधिक आकलन की जो रणनीति है उसको आप अगर संदर्शिका में देखें तो आप पाएंगे कि सावधिक आकलन के सप्ताह में पहले 2 दिन बच्चों का डिकोडिंग का और मौखिक भाषा का आकलन कर लिया जाना है। तीसरा दिवस आपको दिया गया है रणनीतियां बनाने के लिए कि किस तरह से आगामी दिनों में आप बच्चों का उपचारात्मक शिक्षण करने वाले हैं। इसके लिए आपको 12 से 13 दिन दिए गए हैं। यहाँ पर इस बात की लिबर्टी दिखती है मुझको, जहां तक समझ में आता है, कि जब तक इन 12, 13 या 15 दिनों में आप पिछली सभी दक्षताओं से बच्चों को, ऐसे बच्चों को जो अभी तक नहीं सीख पाए हैं, उससे अवगत करा ले जाएं, उनको सिखा ले जाएं, तब ये सप्ताह आपका समाप्त होगा। अब अगर हम बात करें गणित के सावधिक आकलन की, तो 11वें सप्ताह में गणित का सावधिक आकलन करते समय हमने 10 सप्ताह काम कर लिया है, और निश्चित तौर पे हर सप्ताह 3 शिक्षण उद्देश्यों पर काम करते हुए हमने 30 शिक्षण उद्देश्यों पर काम किया होगा। तो यहाँ पर कम से कम 10 दिन का समय दिया गया है। हमने जो पहले सप्ताह में काम किया था 3 दक्षताओं पे, उनका आकलन करके उसी दिन जो बच्चे उन दक्षताओं को नहीं प्राप्त कर पाए हैं उनका रिमीडियल करना है। इसी तरह से दूसरे दिन दूसरे सप्ताह की गतिविधियों का आकलन करते हुए दूसरे सप्ताह का रिमीडियल कर देना है। इस तरह से 10 दिनों तक आगामी आप उन विभिन्न दक्षताओं का आकलन और रिमीडियल करते रहेंगे।
तो आप आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में देख पाएंगे कि वहां पर 10 दिन का समय आपको दिया हुआ है। सर, आपने सावधिक आकलन को भी बहुत अच्छे से स्पष्ट कर दिया। अब ये बताइए कि जो विभाग द्वारा बिग बुक, प्रिंट लिस्ट सामग्री, गणित किट हमें मिली है, उसमें सहज पुस्तिकाएं भी मिली हैं पठन के लिए, उनका कैसे बेहतर इस्तेमाल हम कर सकते हैं? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुत सारे लोगों के मन में ये बात आती होगी, लेकिन इसका बड़ा ही संक्षिप्त सा उत्तर है कि अगर आप आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिकाओं की जो साप्ताहिक योजना दी हुई है और उसमें जो दिवसवार शिक्षण योजनाएं बनाकर दी गई हैं, आप देखें उनको जब आप फॉलो करेंगे तो आप पाएंगे कि जो भी सामग्री हमको दी गई है उन सामग्री का समुचित उपयोग करने की व्यवस्था उन शिक्षण योजनाओं में दी गई है। उदाहरण स्वरूप जब आप पठन के कालांश में जाएंगे तो आप देखेंगे कि शुरुआती सप्ताहों में उन्होंने बिग बुक से पठन कार्य कराने को कहा है और ये भी बताया है कि कौन सी बिग बुक से पठन कार्य कराना है। आगामी सप्ताहों में आप जाएंगे तो सहज 1, 2 और 3 का उपयोग करना भी सुनिश्चित किया है। गणित की अगर हम बात करें तो गणित में जो शिक्षण योजनाएं हैं और खास तौर से जो अभ्यास गतिविधियां हैं उसमें आप पाएंगे कि गणित किट में दिए गए विभिन्न प्रकार की सामग्री का उपयोग करते हुए ही अभ्यास गतिविधियों को कराने की बात की गई है। सर, अभी तक हम लोगों ने कक्षा 1 की स्कूल रेडिनेस कार्यक्रम पर बात की। कक्षा 2 और 3 में कौन सी शिक्षण योजनाएं हमको कैसे लागू करना है, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका से उसकी बात की गई। अब सर ये बताएं कि कक्षा 4 और 5 के लिए जो भाषा और गणित की उपचारात्मक शिक्षण की बात करती है, जिसका हाल फिलहाल में FLN प्रशिक्षण भी कई जनपदों में हुआ, उसके बारे में हम लोग कौन सी रणनीति अपनाएं? जी, कक्षा 4 और 5 यहाँ पर अब हम लोग बातचीत करते हैं कि किस रणनीति से काम किया जाना है। तो जैसा कि आप सभी अवगत हैं, अभी अभी आपने कक्षा 4 और 5 के लिए FLN प्रशिक्षण प्राप्त किया है। यहाँ भी वही बात है कि बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान में बच्चों को दक्ष किया जाना आवश्यक है। इसके लिए कक्षा 4 और 5 में ये कहा गया है कि पहले 2 घंटे कक्षा 4 और 5 के सभी बच्चों को एक साथ मिलाकर उनको 2 समूहों में बांट लिया जाएगा। ये 2 समूह का जो बंटवारा है वो एक सामान्य से अनुच्छेद की सहायता से बंटवारा करना है। बंटवारा करने के बाद उनको 2 समूहों में, जिनका नाम रखा गया है बेसिक और एडवांस स्तर, कक्षा 4 और 5 दोनों ही कक्षा के बच्चों को एक साथ रख के 2 समूहों में बांट लिया जाएगा और फिर भाषा और गणित के लिए जो निर्देशिकाएं हमको दी गई हैं उन निर्देशिकाओं की सहायता से पहले 1 घंटे भाषा पर काम होगा और अगले 1 घंटे गणित पर काम होगा। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि जो 2 समूह में बच्चे हैं, जब भाषा पर काम होगा तो एक साथी बेसिक समूह के बच्चों के साथ काम करेगा, एक दूसरा साथी एडवांस समूह के बच्चों के साथ काम करेगा। भाषा में बेसिक समूह के लिए 24 सप्ताह की योजना दी हुई है, इसी प्रकार से एडवांस समूह के लिए भी 24 सप्ताह की योजना दी गई है। ठीक इसी प्रकार भाषा में जिस प्रकार हमने बंटवारा कर लिया था, उसी बंटवारे के आधार पर गणित विषय में भी अगले 1 घंटे तक निर्देशिका की सहायता से बेसिक समूह और एडवांस समूह के बच्चों के साथ काम किया जाना है। तो इस तरह से भाषा और गणित विषय पर पहले 2 घंटे उपचारात्मक शिक्षण कार्य किया जाएगा। इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी के लिए हमने इस चैनल पे FLN कार्यक्रम के भाषा और गणित विषय से संबंधित कार्य योजना पर विस्तार पूर्वक 2 वीडियो अलग अलग बनाकर डाल दिए हैं। आप आई बटन क्लिक करके अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को फॉलो करके वो वीडियो देख सकते हैं और विस्तार से उसके बारे में जान सकते हैं। सर, कक्षा 4 और 5 के लिए जो आपने बताया FLN कार्यक्रम, जिसको हम फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी भी कहते हैं, कि पहला 1 घंटा भाषा के लिए उपचारात्मक शिक्षण और इसके बाद का जो दूसरा घंटा है वो गणित के लिए उपचारात्मक शिक्षण करेंगे। सर, अब ये भी हम लोगों को बताएं कि इसके बाद का जो समय शेष बचता है कक्षा 4 और 5 में, उसमें कैसे हम अपनी शिक्षण योजनाओं को लागू करें? जी हाँ, बिल्कुल। 2 घंटे का कार्य करने के पश्चात अगर विद्यालय पूरे समय तक चलता है तो हमारे पास लंच के बाद भी समय बचा रहता है
और अन्य विषय भी बचे हुए हैं जिन पर कार्य किया जाना है। तो यहाँ पर अभी तक विभाग से हमें कोई समय सारिणी नहीं दी गई है। तो मेरा सुझाव ये है कि बचे हुए समय और अपने विद्यालय के मानवीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए हमारे साथी बचे हुए समय के लिए अपनी एक समय सारिणी बनाएं और जो विषय हैं उन पर काम करने के लिए बंटवारा कर लें। अगर उनको लगता है कि अन्य विषयों में भी उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है तो उसके लिए भी हमारे पास ध्यानाकर्षण मॉड्यूल उपलब्ध है। उस मॉड्यूल की सहायता से बच्चों का पूर्व परीक्षण करते हुए जितने दिनों तक इधर उपचारात्मक शिक्षण का कार्य हम कर रहे हैं विभिन्न कक्षाओं में, या हम यूँ कह लें कि हमको नवीन दिशा निर्देश नहीं मिल रहा है, अन्य विषयों पर भी उपचारात्मक शिक्षण कार्य किया जा सकता है, ऐसा मेरा सुझाव है। और अगर उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता नहीं है तो विभिन्न विषयों की शिक्षण योजना तैयार करते हुए, शिक्षण योजना का उल्लेख शिक्षक डायरी में करते हुए आगामी समय जो उनके पास बचा हुआ है उस समय में अन्य विषयों को पढ़ाएं। शिक्षण योजना का निर्माण कैसे करें इस संदर्भ में भी हम लोगों ने एक वीडियो बना के डाला हुआ है। उदाहरण के लिए हमारा परिवेश विषय से भी एक वीडियो हम लोगों ने डाला हुआ है। इन वीडियो को भी आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को फॉलो करके देख सकते हैं और अपनी समझ को बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद सर। कक्षा 6, 7 और 8 के लिए क्या कोई उपचारात्मक शिक्षण भी होना है? जी, कक्षा 6, 7, 8 की रणनीतियों पर भी बातचीत हो जाना चाहिए यहाँ। जैसा कि हमारे सभी साथी जानते हैं और मुझे भी ज्ञात है कि पिछले दिनों कक्षा 6, 7, 8 के शिक्षकों की गणित विषय के लिए और हिंदी विषय के लिए रिमीडियल टीचिंग का प्रशिक्षण दिया गया है। और ये जो प्रशिक्षण दिया गया है उस प्रशिक्षण में ये कहा गया है कि नवीन सत्र प्रारंभ होने पर 50 दिनों तक बच्चों का उपचारात्मक शिक्षण कार्य किया जाना है भाषा और गणित विषय में। ये जो 50 दिवस का उपचारात्मक शिविर होगा उसमें 1 घंटे भाषा के लिए और 1 घंटे गणित के लिए समय निर्धारित किया गया है। और इस पर कैसे काम करना है इस संदर्भ में विस्तार से प्रशिक्षणों में बताया गया है। मेरी जानकारी के अनुसार अगर गणित विषय की हम बात करें तो गणित विषय में कक्षा 6, 7, 8 के लिए उपचारात्मक शिक्षण के लिए आगामी 50 दिन के लिए दिवसवार रणनीतियां बना करके शिक्षक संदर्शिकाएं दी गई हैं। साथ ही साथ उन शिक्षक संदर्शिकाओं के साथ कार्य पुस्तिकाएं भी दी गई हैं। साथ ही साथ अगर भाषा विषय की बात करें तो भाषा में भी कक्षा 6, 7, 8 के लिए आगामी 50 दिन के लिए दिवसवार कार्य योजना बनाते हुए शिक्षक संदर्शिकाएं और कार्य पुस्तिकाएं शीघ्र ही हमें मिल जाएंगी और उनके सहारे 50 दिन तक शिक्षण कार्य कराया जाना है और यह शिक्षण कार्य उपचारात्मक शिक्षण का होगा। जो प्रश्न कक्षा 4, 5 के लिए आया था कि शेष बचे हुए समय में हम क्या करेंगे, वो प्रश्न यहाँ भी प्रासंगिक है कि 2 घंटे तक भाषा और गणित पर उपचारात्मक कार्य करने के बाद बाकी बचे समय और बाकी बचे विषय के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इस विषय में विभाग से अभी तक कोई नवीन समय सारिणी या दिशा निर्देश नहीं प्राप्त है और जब तक हमें ये दिशा निर्देश नहीं प्राप्त है तब तक अवशेष समय और अपने मानवीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए हम अपने अपने विद्यालय की एक समय सारिणी बना लें और बाकी बचे हुए विषय की शिक्षण योजना बना करके शिक्षण योजना का उल्लेख शिक्षक डायरी में करते हुए कक्षा में शिक्षण कार्य कर सकते हैं। यहाँ अगर आपको लगता है कि किसी अन्य विषय में भी उपचारात्मक शिक्षण की बच्चों को आवश्यकता है तो आप ध्यानाकर्षण मॉड्यूल की सहायता से बच्चों का पूर्व परीक्षण करते हुए लर्निंग आउटकम्स का निर्धारण करते हुए ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में दिए हुए शिक्षण तकनीकियों का उपयोग कर उपचारात्मक शिक्षण कर सकते हैं। धन्यवाद राजीव सर, द एडुकेटर्स क्लब टीम का हिस्सा बनाने के लिए। और दोस्तों, यदि आपको ये हमारे बनाए वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को, नए हैं अगर आप तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक का बटन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।